अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने पढ़ा था जो ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हमने एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम पढ़ना है। और लास्ट टाइम के मैंने आप लोगों के कमेंट्स बहुत इन डेप्थ तो नहीं पढ़े थे, इसलिए मैंने अभी वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैंने आंसर्स पढ़े हैं आप लोगों के जो आप लोगों ने शेयर किया, एंड इट्स गुड कि आप लोगों को समझ आ रही है। और लेकिन फिर भी क्योंकि नया सब्जेक्ट है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप ग्रुप में ही रिप्लाई कर देना। और दूसरी ये चीज़ कि अब तक मुझे बताओ कि ऑल्दो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कोर्स है, और मुझे आप लोग अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, आप मुझे बताओ कि आपको कुछ मुश्किल लगी हो या कैसा लगा ये सब्जेक्ट, और इंटरेस्टिंग है या नहीं, और ऐसी कोई चीज़ जो अभी लगती हो कि नहीं ये बड़ी ही कोई मुश्किल तरीन चीज़ है, तो वो आप मुझसे शेयर करो वहाँ पे ग्रुप में। आज आपने शेयर करना है कि अब तक आपको ये सब्जेक्ट किस तरह का लगा, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम concept, the commodity concept. What is it all about? Labor was regarded as a commodity to be bought and sold. Wages were based on demands and supply. Government डिड वेरी लिटल टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अच्छा, अब आप देखो, एवोल्यूशन का मतलब होता है हमेशा कि ड्रेस्टिकली चेंज आना, तो बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यहाँ ये बात करते हैं, ये भी फर्दर हिस्ट्री के आगे ही है कि कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें चेंजेस आते 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 आज जो एक मॉडर्न लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहुंच गई है, तो क्या चेंजेस आए। तो सबसे पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो कमोडिटी कॉन्सेप्ट था। कमोडिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती थी कि उस टाइम पे जो लेबर था, वर्कर, मज़दूर, उसको क्या समझा जाता था, उसको समझा जाता था कि वो एक कमोडिटी है, यानी एक चीज़ है, एक अशिया के तौर पे, कि जिसको आप ख़रीद सकते हो, उसे आप बेच सकते हो, ठीक है। और हर मज़दूर की जो तनख्वाह या वेजेस, जो उसकी दिहाड़ी जिसको इन टिपिकल वर्ड्स कहते हैं, वो बेस करती थी उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। किस मज़दूर की कितनी ज़रूरत है उतना उसको मिल जाएगा, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं उतने उससे कम पैसे मिलेंगे। और वहाँ पे एक टाइम पे ये भी होता था जिसके ऊपर फेमिनिज़्म आई और आगे उसके ऊपर काम हुआ, कि पहले कहते थे कि लड़कों को ज़्यादा, मर्दों को, क्योंकि मर्द ज़्यादा बोझ उठा सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मर्दों को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और औरतों को कम, कि वो काम इतना ज़्यादा नहीं कर सकती, या वो कमज़ोर होती हैं, या उतनी पावरफुल नहीं होती, या फिज़िकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, और गवर्नमेंट जो थी वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करती थी। ओवरऑल दी वर्ल्ड की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं हो रही, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, लेबर इज़ लाइक, उसके बाद क्या आया, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। लेबर इज़ लाइक एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मनी, मटेरियल, लैंड एक्सेट्रा। वर्कर्स आर लाइक मशीन टूल। फिर क्या था, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि लेबर को भी, मज़दूर को सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करने का ज़रिया समझा जाने लगा, कि उसको भी पैसे, मशीन, मटेरियल, ज़मीन के साथ ही जो है ना, उसको भी उसी की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये जैसे एक मशीन को इस्तेमाल करते हैं ना, तो लेबर को भी एक मशीन, या वर्कर को एक मशीन की तरह समझा जाता, तो उसकी वही वैल्यू समझी जाती थी। फिर गुडविल कॉन्सेप्ट आया। Welfare measures like safety, first aid, lunchroom, restroom will have a positive impact on workers' productivity. जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उस टाइम पे ये सोचा गया कि वर्कर को मशीन या एक कमोडिटी ना समझा जाए, उसको इंसान समझा जाए, उसकी भी नीड्स है, उसकी भी ज़रूरत है, तो उसकी सेफ्टी के लिए काम किया जाए। तो उस टाइम पे वेलफेयर जो मेजर्स आए वो क्या थे, कि वर्कर की सेफ्टी के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएगी, कि अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या वो कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कोई काम है, तो उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसके लिए लंच रूम, कैंटीन बनाया गया, रेस्ट रूम यानी वॉशरूम्स वगैरह, ठीक है, जिसने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया कि वो ज़रा खुश होकर काम करने लगे।
फिर आई पैटर्नलिस्टिक कॉन्सेप्ट, पैटर्नलिज्म। मैनेजमेंट मस्ट एज्यूम अ फादरली एंड प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। Paternalism doesn't means merely providing benefit, but it means satisfying various needs of the employees as parent meets the requirement of the children. ये कॉन्सेप्ट पैटर्नलिज्म से आया। पैटर्नलिज्म इज़ लाइक फादर फिगर होना। तो मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसको ये समझा जाने लगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो मैनेजमेंट है वो एक फादर फिगर के तौर पे काम करती है एम्प्लॉयज़ के। कि पैटर्नलिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो उसको बेनिफिट्स दे रही है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि वो उसकी नीड्स को पूरा कर रही है एम्प्लॉयज़ की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की करते हैं। फिर आती है आपकी ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फिज़िकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी फ़िज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स को पूरा करने के लिए, एज मेयो एंड अदर स्टेटेड, मनी इज़ अ लेस फैक्टर इन डिटरमाइनिंग आउटपुट देन ग्रुप स्टैंडर्ड्स, ग्रुप इंसेंटिव्स एंड सिक्योरिटी। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम दैट हैज़ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस। कि पैसा या इकोनॉमिकल इंसेंटिव, मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उनकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करना भी इम्पॉर्टेंट है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तो तुम ये भी करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तुम वो भी करो। आप इंसान को ये भी समझे कि पैसे के साथ साथ उससे उसका फ़िज़िकली तौर पे एक्टिव रहना, साइकोलॉजिकली, सोशली एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। तो आप उनकी उस नीड को इंसानियत के तौर पे जो है वो समझो कि वो भी ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। There should be a conscious effort to realize organizational goals by satisfying need and aspiration of employees. अब आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्सेप्ट पे आया। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की को अपनी गोल्स के अंदर ये ऐड करना चाहिए कि वो जितना अच्छा उनकी नीड्स को जितने अच्छे से पूरा करेंगे, उनको जितना इंस्पायर करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, उतना एम्प्लॉय एक और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। Employees should be accepted as partner in the progress of a company. They should have a feeling that the organization is their own. To this end, manager must offer better quality of working life and offer other opportunities to people to exploit their potential fully. The focus should be ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो क्या है कि जितना अच्छे से या जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सकती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, जैसे हम टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स के ऊपर या नेचुरल रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं या मैन मेड रिसोर्स के ऊपर, तो ज़रूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाए कि कंपनी जो है वो उसको ये वी ग्रुप वाली फीलिंग दे कि तुम हमारे पार्टनर हो। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो इट्स अ टीम वर्क, ये मेरे सारे एम्प्लॉयज़ की मेहनत से हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करे, उनको भी क्रेडिट दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ काम करना चाहें। ठीक है, और पॉजिटिवली काम करना चाहें, कंपनी को अपना घर समझ के काम करना चाहें। रेलिवेंस ऑफ HRM। अच्छा एक मिनट। अच्छा, ये वही ऑब्जेक्टिव ही को उन्होंने फर्दर आगे बताया हुआ है कि HRM में क्या चीज़ें, चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, जब कोई चेंज आ रहा है तो HRM का काम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी लाती है, एम्प्लॉयज़ के लिए न्यू बेनिफिट्स और ऑफर्स लेकर आती है ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सके। कंपिटेंस, एम्प्लॉयज़ के दरमियान वो कंपटीशन भी रखते हैं कि जो, जैसे आपने देखा होगा अक्सर इंश्योरेंस कंपनी या डिफरेंट कंपनीज़ में होता है कि जो जितने ज़्यादा वो कहते हैं ना गोल्स अचीव करेगा या जो डेडलाइन मीट करेगा उसको इंसेंटिव मिलेंगे या उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी जो चीज़ है आ जाती है। कमिटमेंट, अब उनको कमिटमेंट की तरफ लाने के लिए क्या ज़रूरत है कि आप वी ग्रुप फीलिंग दो, उन्हें एहसास दिलाओ कि ये आपकी कंपनी है। ठीक है, फिर मोटिवेशन, जितना ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए उन्हीं की बात कर रहे हैं। और मोटिवेशन, जितना ज़्यादा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगी उतना वो अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ HRM, ये आप देख लो, ये चार्ट में सबसे पहले ऊपर आ जाता है मैनेजेरियल। सबसे ऊपर लेवल पे HRM क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो सबसे टॉप पे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती है मैनेजेरियल
लेवल आ जाता है। फिर वो आगे फर्दर क्या काम कर रहे होते हैं, ये सारे HRM मैनेजमेंट को कहा जाता है, मैनेजेरियल पीपल्स जो इसमें आ जाते हैं। वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब काम ये कर रहे होते हैं। यानी मैनेजेरियल लेवल के अंडर एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट होगा, स्टाफिंग का डिपार्टमेंट होगा, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। ठीक है, फिर आगे फर्दर उसमें ये डिवाइड हो रहे हैं। ऑपरेशनल में आ जाओ तो एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, HR डिपार्टमेंट आ जाता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा ही है। कंपनसेशन मैनेजमेंट आ जाती है, एम्प्लॉय रिलेशन। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा होगा, आपको जब रिज़ल्ट का पता करना होता है तो आपको एग्ज़ाम ब्रांच में भेजा जाता है, आपको फ़ीस जमा करानी होती है तो आपको फ़ीस डिपार्टमेंट भेजा जाता है, कोई लेटर लेना है तो दूसरी जगह जाते हो, स्कॉलरशिप लेनी है तो दूसरी जगह। तो ये डिपार्टमेंट्स क्यों अलग अलग बनाए जाते हैं, ताकि काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। तो इसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, HR डेवलपमेंट का आ जाता है डिपार्टमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशंस आ जाते हैं। अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो HR प्लानिंग भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ये सारी एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ जाती है। HR डेवलपमेंट क्या कर रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रही है, एम्प्लॉयज़ की उनकी ट्रेनिंग करवा रही है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। कंपनसेशन मैनेजमेंट में क्या आ जाती है, ये जॉब एवेल्यूएशन करें कि हर बंदा अपनी जॉब को कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और किसकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, कितनी वेजेस मिलने चाहिए, इंसेंटिव्स कब और किसको देने चाहिए, बोनस किस किस बेसिस पे देना चाहिए, मज़ीद बेनिफिट्स, ये सारे कंपनसेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। फिर एम्प्लॉय रिलेशन के अंडर आ जाते हैं, हाँ ये दोनों डिपार्टमेंट ये वाले काम करते हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस का काम और कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये दोनों इसका काम करते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे जो है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ाऊँगी, ताकि ये समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों ने करना ये है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग क्वेश्चन करो, आप लोग शेयर करो। ठीक है, और आपका टास्क ये है कि आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठानी है, वेद आप कोई यूनिवर्सिटी ले सकते हो, नेस्ले कंपनी हो गई, मोबाइल कंपनी होगी, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठाओगे और उसमें आपने ये देखना है कि हाँ, उसमें से आप फाइंड आउट करोगे कि उनके यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। आपने ये शेयर करना है टास्क में, और जो शेयर करेगा अटेंडेंस उसी की लगेगी, जो नहीं शेयर करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। बहुत इन डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम बताने कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या बिज़नेस कंपनी है या फूड कंपनी है, और इनके अंडर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं और ये डिपार्टमेंट क्या क्या करते हैं। ठीक है, चाहे आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नहीं बताओ, उनके मेजर मेजर डिपार्टमेंट्स का बता दो। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।